नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं नजरुल खान। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले आप लोगों को मैं सचेत करना चाहता हूं। जिस तरीके से पहले भी हमारे डॉक्टर्स ने, विशेषज्ञों ने बार बार हमको चेताया था कि थर्ड वेव आ सकती है, लेकिन थर्ड वेव आने की कोई तिथि निर्धारित नहीं थी, संभावनाओं पर बात हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है कि विदेशों में थर्ड वेव आ चुकी है, उसका नया वेरिएंट आ चुका है और हमारे देश में भी उसके क्या बोलते हैं पेशेंट पाए जा रहे हैं, लोग संक्रमित हो रहे हैं। इसी बीच में दूसरे स्टेट में तो बहुत काफ़ी पहले से कोरोना जिस तरीके से स्कूलों को शुरू कर दिया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो अभी 2 महीने का सत्र बचा हुआ है, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने शिक्षा माफियाओं से साठगांठ करके, मैं इसलिए साठगांठ शब्द कहना चाहूँगा क्योंकि 2 महीने स्कूल खोलने का कोई भी औचित्य नहीं था। क्योंकि जिस तरीके से 2 महीने के लिए स्कूल खोला गया है, साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि भूपेश बघेल सरकार शिक्षा माफियाओं की दलाली कर रही है। साथ ही साथ कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है, बच्चों को खतरा है, बच्चों की जान जा सकती है, बच्चे कोरोना संक्रमित होंगे, लेकिन इसके लिए भी राज्य शासन के द्वारा कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है, जिसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। बच्चों का स्कूल शुरू हो गया है, पालकों को सिर्फ स्कूल इसलिए खोला गया है ताकि शिक्षा माफिया पालकों से दबाव बनाकर फीस वसूल सके, और स्कूल खोलने का कोई औचित्य नहीं था। 2 महीने बचे हुए थे सत्र में, 2 महीने के बाद नया सत्र शुरू होता। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता, कोरोना जो महामारी है उस महामारी में अगर कमी आती या बच्चों का वैक्सीनेशन हो जाता, कहीं से हम संतुष्ट होते कि अब बच्चे हमारे सुरक्षित हैं, तो निश्चित तौर पे गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, अगले सत्र में स्कूल खोल सकती है। अब आप एक चीज़ समझिए, एक तो भूपेश बघेल सरकार के द्वारा कोरोना काल में पालकों को कोई राहत नहीं दी गई। आप समझिएगा कि आपने कैसी सरकार चुनी है। इनके जो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, जैसे माननीय प्रियंका गांधी जी हैं, ये बात करती हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की, महिलाओं को 40% तक छूट देने की, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में महिलाओं का शोषण होता है, महिलाओं का अपमान होता है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जाता। मतलब जहाँ चुनाव होगा वहाँ पर कांग्रेस जो है बड़े बड़े दावे करेगी, और जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ के लोगों की, वहाँ के महिलाओं की कांग्रेस की सरकार मतलब नज़र में कोई इज्जत नहीं है। भूपेश बघेल सरकार के गृह मंत्री, अभी हम लोगों ने निजीकरण के बहुत सारे लोगों ने निजीकरण के बहुत सारे नुकसान बताया कि मोदी जी देश बेच रहे हैं, मोदी जी एयरपोर्ट बेच रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि अभी पेपर में मैंने एक खबर पढ़ी, साफ तौर पे जिसमें बताया गया, लिखा हुआ था, यानी कि न्यूज़ पक्की थी, तभी इतने गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, जो बहुत सीधे माने जाते हैं, उन्होंने अपने सीधेपने का फ़ायदा उठाकर लगभग कई अरबों की संपत्ति बना ली है। कैसे बना ली? क्या वो मनरेगा में काम करके मोदी जी देश बेच रहे हैं, तो हमारे गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ के जो हैं वो क्या मनरेगा में काम करके अरबों रुपए की संपत्ति अर्जित की हैं? ये मैं पूछना चाहता हूँ। और जो लोग हैं जो पार्टियों की चापलूसी करते हैं, नेताओं की चापलूसी करते हैं, सही बताओ तो इन सालों को देश उससे कोई लेना देना नहीं होता। ये सिर्फ अपने नेताओं के तलवे चाटते हुए पैदा होते हैं, मतलब समझ जाओ पैदा ही होते हैं, उन्हीं के लिए पैदा होते हैं, उनके तलवे चाटने के लिए, और तलवे चाटते चाटते मर जाते हैं। कोशिश करते रहते हैं कि इनको टिकट मिल जाए, इनका क्या बोलते हैं, इनका काम हो जाए, और इसीलिए अपने नेताओं की चमचागिरी करते हैं, उनके तलवों को चाटते रहते हैं। लेकिन अगर इनका नेता देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचता है, भ्रष्टाचार करता है, तो उसके खिलाफ बोलने के लिए इनके मुंह में आवाज़ नहीं होती है, क्योंकि इनके नेता को बुरा लग जाएगा और इनको लगता है कि इनकी राजनीतिक भविष्य जो है वो खतरे में आ जाएगा। मैं बात करूंगा बच्चों की, लेकिन चूंकि मैं इस देश का नागरिक हूं और कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है तो मैं बिल्कुल बोलूंगा, और मुझे बोलना चाहिए। कई लोग ये कहते हैं कि आप क्या बोलते हैं दूसरे सब्जेक्ट पे बात नहीं करते, तो मैं दूसरे सब्जेक्ट पे बात इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि एजुकेशन के लिए पालक संघ लगातार 10-11 वर्षों से लड़ रहा है। कई लोग पूछते हैं कि पालक संघ इतने सालों से लड़ रहा है तो पालक संघ ने क्या किया? पालक संघ ने आपको जागरूक किया, उसके बाद भी अगर आप नहीं जाग रहे हैं तो आप अनपढ़ और जाहिल किस्म के लोग हैं। हमसे सवाल करते हैं बच्चा आपका है, लूटा आपको जा रहा है, और हमसे पूछते हैं कि पालक संघ ने क्या किया। आप अपने स्कूल से शिक्षा माफियाओं से नहीं लड़ सकते हैं तो आप हमसे उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हम जो लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तो आप हमारा समर्थन नहीं करते, और हमारा समर्थन जो लोग करते हैं आप उनका भी मनोबल गिराते हैं। आप जिस तरीके से अपने नेताओं की चापलूसी करते हैं, अपने नेताओं का जिंदाबाद
मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, अपने नेताओं के लिए उनके तलवे चाटते हैं, उनके राजनीतिक भविष्य के बारे में सोचते हैं, उतना अगर आपने अपने बच्चों की शिक्षा के भविष्य के बारे में सोचा होता, अपने परिवार के बारे में सोचा होता, तो मैं समझता हूं कि आपका परिवार भी शिक्षित हो जाता और हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था, हमारे शहर की जो शिक्षा व्यवस्था है जिसका बाजारीकरण किया जा रहा है, वह पूरी तरीके से खत्म हो जाता। लेकिन उसके लिए आपको अपने नेता का विरोध करना पड़ेगा, जिसको करने की आप में हिम्मत नहीं है। मैं आपको फिर चेता रहा हूं, अपने बच्चों को स्कूल बिल्कुल भी मत भेजें, क्योंकि अगर आपका बच्चा मर जाता है तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। सरकार या स्कूल प्रबंधन उसकी कोई जवाबदारी नहीं लेगा। मैं बार बार अपील कर रहा हूं, आप तमाम लोगों से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि पालकों तक पहुंचे और स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए पेरेंट्स यूनाइट हो जाएं। आप एक बात बताइए, अभी जैसे भिलाई में 3 नगर निगम का चुनाव हो रहा है, छत्तीसगढ़ में कई 4-5 नगर निगम का चुनाव हो रहा है। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि सरकार ने जिस तरीके से शिक्षा माफियाओं को सपोर्ट किया है, उसी तरीके से आप भी जो है सरकार के खिलाफ वोट करिए। और वो आपको करना पड़ेगा अपने गुस्से का इजहार करने के लिए, ये बताने के लिए कि सरकार ने जिन शिक्षा माफियाओं को सपोर्ट किया है, उन्हीं शिक्षा माफियाओं से सरकार के लोग, सरकार में बैठे हुए लोग जो है वो वोट ले लें। पालकों को जागरूक होना पड़ेगा। आपको याद रखिएगा, वोट देते समय एक चीज़ का ध्यान रखना, कोरोना काल में आपके बच्चे के नाम पे आपको स्कूल में लूटा गया, अस्पतालों में लूटा गया, और आपको सेव करने के लिए, बचाने के लिए, आपको लूट का शिकार होने से रोकने के लिए कोई नहीं आया। जो भी नेता आपके दरवाजे वोट मांगने आए, उनका कॉलर पकड़ के पूछना कि जब कोरोना काल में हमको स्कूल में लूटा जा रहा था तब तुम कहाँ थे? जब अस्पतालों में हमारे परिवार के लोगों को लूटा जा रहा था तब तुम कहाँ थे? याद रखिएगा, मैं आपको जगा सकता हूँ, वोट आपको देना है, वोट देना आपका अधिकार है, वोट अवश्य करें। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, जिंदा हैं, तो जिंदा होने का सबूत दें। अगर आपको लगता है कि भूपेश सरकार ने शिक्षा माफियाओं के ऊपर कोई नकेल कसी है, तो निश्चित तौर पे आप उस सरकार के हर व्यक्ति को चुनें, और नहीं तो जो व्यक्ति जो है आपके बच्चों के हित के लिए लड़ा है आपके वार्ड से, आप उसको सपोर्ट करें। जो पार्टी के लोग आपके वार्ड के, आपके बच्चों के हित के लिए स्कूलों में, अस्पतालों में लड़े हैं और नहीं लड़े हैं, तो याद रखिएगा, सिर्फ उसे चुनिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जो आपके लिए फ़ायदा सोचता हो, आपके बच्चों की शिक्षा के भविष्य के बारे में सोचता हो। क्योंकि याद रखना, अभी आप वार्ड मेंबर चुनेंगे, वो महापौर चुना जाएगा, और वो वैसा ही निष्क्रिय रहेगा जैसे इसके पहले का महापौर निष्क्रिय था। इसके पहले के पार्षद जो थे वो निष्क्रिय थे। उन्होंने जब अस्पतालों में और स्कूलों में आपको लूटा जा रहा था, तो उन्होंने शिक्षा माफियाओं का न तो विरोध किया था, न ही किसी तरीके से आपके साथ किसी आंदोलन में वो शामिल हुए थे। तो मेरी अपील है आप लोगों से, अगर आप पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, तो पढ़े लिखे और जागरूक होने का परिचय दें। नेताओं के तलवे चाटना बंद करें, और अगर तलवे चाटने का इतना ही शौक है तो यहाँ पर लिखवा ले कि मैं उस नेता का तलवा चाटता हूँ, क्योंकि उस नेता से मुझे फ़ायदा होता है। ये नेता देश का फ़ायदा नहीं करते, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री हैं वो इतना फ़ायदा कर रहे थे कि फ़ायदा करते करते देश का और अपने छत्तीसगढ़ का इतना फ़ायदा कर रहे थे कि फ़ायदा करते करते वो अरबों खरबों की संपत्ति बना लिए केवल 3 वर्षों में। आप समझिए, ये मतलब छत्तीसगढ़ गढ़ने जा रहे हैं। इन्होंने एक नारा दिया है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ गढ़ने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की भोली भाली मासूम जनता जो है, जो गांव के छत्तीसगढ़ के लोग हैं, जो गांव में निवास करते हैं, वो वाकई बहुत भोले होते हैं, तो उनको मूर्ख बनाकर, ठीक है, ये साहू जी जो है, ताम्रध्वज साहू जी, ये अपने समाज का भी कभी भला नहीं किए हैं। इन्होंने अपने समाज की, इनके समाज की एक महिला थी जो जिला अध्यक्ष थी, उसकी जगह पे एक निष्क्रिय व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। लेकिन ये अपने समाज के लोगों की न मदद कर पाए, क्योंकि इनको सिर्फ अपने से मतलब है, न इनको अपने समाज से मतलब होता है, न इनको अपने छत्तीसगढ़ की जनता से मतलब होता है। क्योंकि अगर इनको अपने समाज से मतलब होता तो ये गृह मंत्री थे। अरे कम से कम ये अपने समाज के लिए स्कूलों को और अस्पतालों को फ़ोन कर देते कि मेरे समाज के लोगों को स्कूलों और अस्पतालों में नहीं लूटा जाएगा। लेकिन इन्होंने वो भी नहीं किया। लेकिन इनको वोट समाज का चाहिए, इनको टिकट भी जो है समाज के दम पर चाहिए। तो उसी तरीके से मोहम्मद अकबर भी हैं, उसी तरीके से और भी जो नेता हैं। तो ये याद रखिएगा, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं उस व्यक्ति को, चाहे वो मुसलमान हो, उसको वोट कभी नहीं दूंगा। और ये मतलब धर्म के नाम पे तो कभी बिल्कुल वोट नहीं दूंगा। जो मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए लड़ा होगा, जो मेरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए लड़ा होगा,
मेरा वोट उसी को जाएगा। अब आपका वोट किसको जाएगा ये आपको तय करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जागरूक हैं अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों की शिक्षा के भविष्य के बारे में आप मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच सकते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।